में कहा गया you take medicine only when you are sick is like digging a well only when you are thirsty. Is it not already too late? यानी जब आपको पानी चाहिए उस वक्त आप कुआं खोदने की कोशिश करोगे, तो क्या ये सही वक्त है कुआं खोदने का या पानी ढूंढने का? इसके पीछे बहुत बड़ी एक फलसफा है कि जब हम किसी जरूरत को एसेस करते हैं तो उसकी उसकी बराबरी के लिए कोशिश करते हैं, और जब हम बीमार हो जाते हैं फिर हम पलट के पीछे आते हैं कि भाई काश हम शुगर नहीं लेते, काश हम नमक कम कर लेते, काश ये काश वो काश ये। अब दुनिया तो भाई है ठीक। तो ये स्टेटमेंट हमारा की है इस वक्त कि हमें क्यों करना है, या हमें क्यों लेना है प्रोडक्ट टुडे। हमें बीमारी से लड़ना नहीं है, बीमारी से बचना है, ठीक। अब इसके लिए क्यों बचना है, और हमारे पास तो सवाल पैदा होता है, अल्लाह ने पहले ही छोड़ते दिए है, तो किसी हमारे अंदर हमें खानों की वो लड़ेंगे, अल्लाह ने भेजा है तो हिफाजत भी वही करेगा। तो क्यों नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक साहब ने खड़े होकर डॉक्टर से कह दिया कि भाई हम तो सेहतमंद कौम है, हम हेल्दी खाते हैं, हेल्दी रहते हैं, हमारी कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा आज का अखबार दिखाओ, सुसाइडल अटेम्प्ट कितनी है, कितने लोगों ने आज खुदकुशी की है ड्यू टू एडिक्शन, ड्यू टू डिप्रेशन। ये तो एक बीमार माशरे की कासी करती है ना। तो कुव्वत मुदाफियत कहाँ कहाँ काम करती है, वो स्किन से लेके ब्रेन तक, साइकोलॉजी से लेके इम्यूनिटी तक, और इम्यूनिटी प्रोड्यूसिंग सेल्स तक। वो एक लंबी कहानी और साइंस है उसके पीछे, उसमें मैं नहीं आपको धकेलना चाहती, लेकिन सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या करना है, और आप कैसे लोगों को बताएंगे कि हमें क्यों जरूरत है। भाई देखिए, मेरे घर पे चौकीदार नहीं है और ताला भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ ना चोरी की। अगर मैं ताला लगा देती हूँ तो फिर तब भी हिफाजत तो अल्लाह उस वक्त भी कर रहा था जब ताला लगा हुआ था, हिफाजत उस वक्त भी करेगा जब ताला नहीं था। तो क्यों कहा अपने ऊँट को बांध के रखो, क्यों कहा? इसलिए कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी, बाकी मेरी जिम्मेदारी। डू योर जॉब एंड लीव द रेस्ट। व्हाट इज इम्यूनिटी बेसिकली एंड व्हाई इट इज नीडेड नाउ, अभी हमें क्यों चाहिए, उसकी वजह ये है कि इट अफेक्ट्स योर हेल्थ, आपकी कुव्वत मुदाफत, आपकी सेहत की जमानत। और कैसे और कहाँ से शुरू होती है, जब आप पैदा भी नहीं होते, यानी आपकी जेनेटिक्स में, आपकी जीन्स में कुछ डिजीजेस आप तोहफतन लेके आ रहे हैं अपने माँ बाप से। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्किन डिसऑर्डर्स, एलर्जीज, एक्जिमास, अब तो हर चीज जीन में, समझिए आप पैकेज लेकर डिलीवर हो रहे हैं, बस एक्सिक्यूशन ऑफ कमांड आपके हाथ में। एक भूखा शेर लेके पैदा हुए हैं और वो बंधा हुआ है, अगर आपने उसकी चेन खोल दी तो वो खा जाएगा। उस चेन को बंधे रखना ही हिफाजत है फ्रॉम जेनेटिक डिजीज। बात समझे? कभी ना कभी वो आपको बीमारी होनी है, द मिनट यू रिलीज दैट चेन उस वक्त आपको एक्सिक्यूट कर जाएगी, तो खाएगा। तो एक तो ये फेमिलियर हो गया। दूसरी बात आपका बिहेवियर, आपकी जो डे टू डे आपकी हैबिट्स हैं, जो आपकी ड्रग एंट्री है, वो भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं आपकी कुव्वत मुदाफत को कम करने में। फिजिकल एनवायरनमेंट, ये तो आपको पता है कहानी, इसको दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं है। पानी, हवा और पॉल्यूशन, अंदर से हो बाहर से हो, बॉडी के इनर इम्यूनिटी टॉक्सिन हो या बाहर क्यों, कि तो एक लंबी लिस्ट उसमें जाने की जरूरत नहीं, यू नो ऑल ऑफ इट। एक्सेस टू हेल्थ केयर, हम में से कितने लोगों को मुहैया है सेहत की तसल्ली बख्श सर्विसेज, कितने लोगों को फ्री मेडिकल एडवाइजर्स हैं, कितने लोग कम पैसों में अपना इलाज करवा सकते हैं, कितने लोगों को प्रिवेंशन पे बात करते हैं, कितने लोगों को दवा सस्ती या मुफ्त मिलती है, या गवर्नमेंट के इदारे किस हद तक नाकाम हो चुके हैं, इसमें नहीं जाऊंगी। तो हर एक अपनी जंग लड़ रहा है। तो जब आपकी हेल्थ केयर की एक्सेस ही नहीं है, आपकी पहुंच ही नहीं है, तो फिर फर्ज करें आप हार्ट अटैक हो गया, खुदा ना खास्ता, ट्रैफिक में फंस गए, किसकी जिम्मेदारी? काश ट्रैफिक सही होता तो शायद वक्त पे पहुंच जाते। इवन ट्रांसपोर्टेशन से लेके और एक्सेस ऑफ द हॉस्पिटल्स तक जिम्मेदार हैं आपकी हेल्थ केयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं लाखों लोगों को इन एम्बुलेंस मरते देखती हूँ, राइट टाइम पे नहीं पहुंच पाते। इसी तरह आपके पास क्या जेब है मौजूद इतने इलाज की?
कोविड के टेस्ट में 12 से 17,000 लग गए, कमाई है 10,000 महीने, और वैक्सीन हो सकता है आपको फ्री हो, कुछ मुल्कों में वैक्सीन भी पैसे से है, तो पेंशन के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अभी बच्चों को आप वैक्सीन लगाते हो पैसे देकर, एक्सपेंसिव, पैदा हुआ बच्चा फॉरन वैक्सीन। फिर एजुकेशन, अगर आपको पता ही नहीं कि शेर की क्या शक्ल है और गेंडा कैसा है, तो उससे तो आप डरोगे भी नहीं, सामने आके खड़ा हो जाए को पढ़ो, वही बात सानू की, ये नहीं पता कि उसके सींग से आप जख्मी हो सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब तक आपको ट्यूबरकुलोसिस, जब तक आपको डायबिटीज, इनर हेल्थ, वायरसेस, इन तमाम चीजों के बारे में आगाही थोड़ी बहुत नहीं होगी, उस वक्त तक ना आप उसकी प्रिवेंशन करोगे, ना आप उसकी एहतियात करोगे, ना उसकी ट्रीटमेंट पे बर वक्त जाओगे। हम लोग लिंगरिंग करते हैं, वी आर ऑल लेजी पीपल। जब तक टांगे चल रही, जिस्म चल रहा है, बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं आ रही कोई बात नहीं, सर के बाल गिर रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि इससे हमारा काम नहीं रुक रहा। सांस फूल रही कोई बात नहीं, सांस आ तो रही है, जिस दिन रुकेगी उस दिन चल जाएंगे। अस्पताल खबर मिली, अस्पताल कहने का मकसद ये है कि हम उस वक्त तक उसको लिंगर करते हैं जब तक हमारा बस चलता है। क्यों हम पैसा बचा रहे हैं, वक्त बचा रहे हैं, काम में लगे हुए, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट आवर हेल्थ, क्योंकि वो हम हैं। वो जब तक हम बाहर वालों की सेवा करते हैं, हम अपने आप को भूले होते हैं। ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो फैमिली को चला रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं, चाहे वो यहाँ हो या एक्सपर्ट्स हो, वो अपने पैसे बचा के अपने खानदान को बेचेंगे। अगर मैंने इंजेक्शन लगवाया तो 10 दरम खर्च जाएंगे, नहीं, मैं घर बेचने पैसे, छुट्टी करूंगा तनख्वाह कटेगी, कोविड में भी चले गए बगैर बताए, ऐसे लोगों की पेशमा। तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए क्या चीज सही। ये बहुत पुरानी स्लाइड, आप सब जानते हैं कहाँ से आती है, हवा, पानी, आबो हवा, लेकिन हमारी जो फौज है वो क्या है और उसको हम क्या कर सकते हैं। DXN stands for decent, excellent and natural living. I claim DXN as DXN, decent, excellent and natural. You don't need medication, but medications are a must at times. उसको आप एकदम से अपने कॉर्नर नहीं कर सकते। ये दोनों पिलर्स अपनी जगह हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या कोई भी कन्वेंशनल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट हो, वो भी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पे भी काम करते हैं और डिजीज पे भी काम करते हैं। लेकिन आपकी बॉडी को सबसे बेहतरीन डॉक्टर वो कैसे? सबसे पहले डिफेंस आपका स्किन। आप सोचते जाइए DXN के प्रोडक्ट के बारे में और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए कि स्किन के ऊपर हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारी स्किन हमारे जिस्म का सेकंड सबसे बड़ा ऑर्गन है, वो हमारी स्किन है। फर्स्ट कौन सा है? First organ, the biggest organ of your body is no. The skin is the second biggest organ. Largest organ of your body is नहीं, मालूम नहीं बताया। Blood vessels. अगर आप अपनी blood vessels को एक धागा बनाएं तो आप पूरे ग्लोब को सर्कल कर सकते हैं, इतनी blood vessels हैं आपके अंदर। The biggest organ of your body is your blood vessels, which we don't care about. सर्कुलेशन की हम केयर ही नहीं करते। उसके बाद हमारी बात है स्किन, क्योंकि वो नजर आ रही है और वो सिक्योरिटी दे रही है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या मैक्रो ऑर्गेनिज्म वो स्किन से अंदर नहीं जा सकते जो आपको नुकसान पहुंचा देंगे, आपको रेजिस्ट करें। सारे जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस है वो स्किन के ऊपर की ग्लैंड्स, ये जो पसीना आता है ना, ये नेमत है। उनसे पूछिए जिनको पसीना नहीं आता वो ज्यादा बीमार होते हैं, जिनकी स्किन ड्राई होती है वो ज्यादा बीमार होती है। तो ये तमाम चीजें जो कुदरती तोहफे हैं, ये हम को कैसे एक्सपोज करते हैं या बर्बाद करते हैं, वो भी हमारे हाथ में। अननेसेसरी गलत इस्तेमाल केमिकल्स का, चाहे उसमें सोप हो, चाहे उसमें डिटर्जेंट्स हो, चाहे हम जिससे बर्तन धो रहे हैं या जमीन साफ कर रहे हैं, तो जरूरत है, लेकिन उससे हमारी स्किन को डैमेज हो रहा है। आप कर क्या रहे हो उसके? कल मेरे घर में एक डिजास्टर हुआ, एसिड बैटरी फट गई। वो एसिड जब स्किन में लगेगा तो डैमेज करेगा ना, लेकिन स्किन इतनी हमारी टफ है, थोड़ी देर को डैमेज होगा, फौरन रिपेयर शुरू हो जाएगा। इसी तरह हवा की जो पॉल्यूशन है वो भी स्किन को डैमेज करेगी, लेकिन यूनिट सब रिपेयर होना चाहिए। तो सेकंड डिफरेंस कहाँ आती है? जरा सा भी कुछ कट लग जाता है, कोई भी बैक्टीरिया
उसके थ्रू उसके अंदर जाता है, तो दिस इज बिकम द सेकंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। और जहां से जैसे ही ये सिग्नल आया, वैसे ही कुदरती तौर पर एक नेगेटिव चार्ज वेव गई, उसने हिलाया व्हाइट सेल उठो, जैसे आपने एफआईआर कटवा दी, वो व्हाइट सेल को जैसे पुलिस वाले फौरन गार्ड, मगर ऑनेस्ट पुलिस वाले ये रिश्वत नहीं लेते, तो वो आ गए फौरन, ये अपनी ड्यूटी पे भी होते, सोते भी नहीं, और टोपी के नीचे पैसे भी नहीं रखते, तो वो फौरन पहुंच गए और उन्होंने देखा कि किस किस्म का दुश्मन है, उस किस्म के सेल्स को फौरन सिग्नल गया। अब देखिए अल्लाह की हिकमत, उस किस्म के सेल्स को सिग्नल गया, वो सेल्स आके उस टाइप ऑफ बैक्टीरिया और वायरस या टॉक्सिन पे हमला करेंगे, उसको घेरा मारे और घेरे में कोने में ले जाके मारेंगे। ये नहीं कि ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, कोने में लेके जाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको खाना शुरू कर देंगे, इस खाने में वो खुद भी मर जाती है। और ये इम्यूनिटी जहाँ डिक्लाइन करती है, वहाँ पे फिर वो मर्ज शुरू हो जाता है। सेकंड, वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स ये सेल्स रिलीज करते हैं जो बॉडी को गार्ड करने के लिए होता है। मसलन अब आप जरा सा अपनी उंगली को लकीर खींच के देखिए, आपको एक व्हाइट स्क्रैच नजर आएगा, उसके बाद वो लाल हो जाएगा, फिर वो एक उभरी हुई सतह आ जाएगी। ये कोई बीमारी नहीं है, ये रिफ्लेक्स आपकी बॉडी का। पहले वो खून का दबाव से सफेद हो गया, उसके बाद वो रेड सेल आगे, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, सिग्नल आया, वहां आगे वो रेड हो गया, फिर उसके बाद केमिकल रिलीज हुआ हिस्टामिन, उससे क्या हुई, खुजली शुरू हुई। और क्या आपने कभी किसी नई चीज को हाथ लगाते हो और खुजली शुरू हो जाती है? खुजली is a sign of your body reacting towards the foreign body, कि पर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और उसी वक्त फिर ये सेल्स जो रिलीज करते हैं वो डिमांड करते हैं और फोर्स चाहिए, और चाहिए मुझे छुट्टे। जब वो और छुट्टे आ जाते हैं, थोड़ी देर में वो उसको खा जाते हैं, आप देखिए आप वापस नॉर्मल हो जाए। दिस इज हाउ नेचर, कुदरत अपने आप से अपनी हिफाजत करती है। और खराबी कहाँ आती है? जहाँ पर हमारी स्किन प्रॉब्लम में है, जहाँ पर हमारे WBC सही काम नहीं कर रहे, या जहाँ पर की सिग्नलिंग नहीं हो रही है, जैसे हमारे फोन नहीं कभी कभी चलते और नेटवर्क ही नहीं है, और नेटवर्क नहीं है, स्ट्रीमिंग रिलीज का नेटवर्क ही नहीं है, तो एक बॉडी को पता कैसे चलेगा? जब आप सिग्नल नहीं दोगे तो उसकी डिफेंस कहाँ से आएगी? भाई मैं इस कमरे में बंद हूँ, मेरी आवाज बाहर नहीं जा रही, मैं यहाँ चीख रही हूँ, तो फायदा क्या है मेरे चीखने का? हेल्प तो नहीं आने वाली। इसी तरह ये सिग्नल्स इंपॉर्टेंट हैं। These signals are your nerves, are your blood vessels, और tissue propagating negative impulses, charges, electric currents, वो बॉडी को, पूरी बॉडी में आपकी इंफॉर्मेशन दे। तो जब तक खून की दौरान खून अच्छा नहीं होगा, उस टूटी हुई जगह पे जो तकलीफ देने वाली है, उस वक्त तक आपकी हीलिंग प्रोसेस नहीं है। और दिस इज अ सेल्फ सस्टेन्ड नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी। खराबी यहाँ आती है जब हमारे खाने में, जब हमारे पीने में, या हमारी हवा में ऐसी चीजें शामिल हो जाएं जो हमारे ब्लड वेसल्स को इंजर करना शुरू हो जाए, तो हमारी ऑक्सीजन सप्लाई खत्म, हमारी न्यूट्रिशन खत्म, हमारी ग्रोथ खत्म, हमारी रिपेयर खत्म, और नतीजतन एक वक्त आ जाता है कि हम खुद थक जाते हैं। बैठे होते हैं डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर सुबह उठता हूँ, थकन है, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, होता है आज दिल नहीं चाह रहा ऑफिस जाने का, आज मुझे चिड़चिड़ाहट बहुत है, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती, हालांकि कोई बुखार नहीं है, कोई जिस्म में दर्द नहीं है, लेकिन मेरा मूड ठीक नहीं है। और लोग इसको नफ्सियात करने देते हैं। नफ्सियात क्या है? It's the work of your brain, and then your body is dictated by your brain. You are brain oriented animals. जो आपका ब्रेन चाहता है वही आपका बॉडी जवाब देती है। If I am thinking कि मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव होगा। तो जितना आप नेगेटिव हो गया, आपकी बॉडी में नेगेटिव एटीट्यूड आने शुरू हो। तो ये वो इम्यूनिटी है जो कि ब्लड वेसल्स है। अब आइए थोड़े से केमिकल्स जो कि सिग्नल दे रहे हैं, जिसका मैंने कहा ना सिग्नलिंग हो रही है, वो सिग्नल्स हैं साइटोकाइन, ये केमिकल नाम है सारे, TNF अल्फा उसमें मत जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वो सिग्नल्स हैं जो इस टूटी हुई जगह से रिलीज होते हैं, और ये केमिकल्स आपकी इसको गैप को भर करते हैं। कोई डॉक्टर नहीं है, बॉडी इज सेल्फ। सेकेंडली माइग्रेशन ऑफ वो जो मैंने कहा ना, पुलिस वाले आ जाते हैं, अब यहाँ पे ये पुलिस वाले पहुंच के यहाँ पे इन्फेक्शन आने नहीं देंगे, ये बैक्टीरिया को अंदर आने नहीं देंगे, और यहाँ पे कोई थॉट बना देंगे ताकि वो सील हो जाए, डिफेंस शुरू हो। उसके बाद वो केमिकल्स जो कि माइक्रोब्स या उस
खतरनाक जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, उनके खिलाफ साइटोकाइंस वो एलिमेंट्स है जो आपके ब्लड में होते हैं। आपके अंदर इन बॉन्ड एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल चीजें मौजूद है जो आपको इम्यूनिटी देती है। वो फिर एनहांस होते हैं, उनको सिग्नल जाते हैं। फिर उसके बाद यही सिग्नल जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स को एनहांस करते थे। भाई यहाँ से खून बह रहा है, उसको क्लॉट करो, क्योंकि अगर खून बहता रहा तो इन्फेक्शन भी होता रहेगा, खून भी जाया होता रहेगा। ये बॉडी की थोड़ी सी डिटेल है जो हमें समझना होनी चाहिए कि हमें क्यों ये सब, हमें अपना सेल भी ठीक चाहिए, हमें स्किन के रिपेयर भी चाहिए, हमें ये तमाम केमिकल्स चाहिए। और ये कहाँ से आएंगे? लाइट से। लाइट में होंगे तो ये जाएंगे वहाँ और सस्टेन रहेंगे, ठीक है, आपके वेयर हाउस। तो फिर हमें यहाँ पर इन तमाम चीजों के लिए प्रिवेंशन की वक्त बदल रहा है, और वक्त बदलने के साथ साथ अब 40 साल का नौजवान हो या 10 साल का बच्चा, ज़हनी तौर पर सब मुंतशिर है। एक बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा, माँ बाप उसको थप्पड़ मार के स्कूल भेज देते। क्यों? वो ये नहीं सोच रहे कि कल उसकी टीचर उसे डांटा था, उसकी साइकी में रेजिस्टेंस है, वो भी एक टॉर्चर है। तो जो टेंशन का लफ्ज है ना, स्ट्रेस इटसेल्फ इज अ डिजीज नाउ। तो 75% लोग 40 साल की उम्र में कम होने के बावजूद दिमागी तौर पर नॉर्मल नहीं है। ये नहीं कि वो पागल है, परेशान, किसी न किसी तरह टेंशन का शिकार है। और नतीजा क्या होता है? आउट ऑफ दो 75%, 36% जो लोग हैं वो डिजीजेस के लिए प्रोन हो जाते हैं। वो ज्यादा, जितने लोग ज्यादा परेशान रहते हैं उनको बीमारियां ज्यादा हमला करती हैं। एक हैप्पी को लगी आदमी जो है ना, वो कैंसर से भी लड़ जाएगा, और एक जहनी तौर पर मायूस आदमी एक छोटे से बुखार में भी परेशान होकर बैठे। ठीक है, दिस इज समटाइम्स नॉट डायग्नोस्ड, लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि इसके पीछे रीजन क्या है। एक मिसाल दूं आपको, एक साहब ने लाखों रुपया खर्च किया अपनी स्किन एलर्जी के लिए। इत्तेफाक से उनकी मुलाकात किसी मीटिंग में एक साइकियाट्रिस्ट से हो गई। तो मैंने कहा, भाई तुम क्या कर रहे हो, 10,000 रुपये रोज का इंजेक्शन लगा रहे हो, एक्जिमा पे ट्रीटमेंट हो रहा है, यहाँ पे एक्जिमा, यहाँ एक्जिमा, क्या परेशानी क्या है? टेंशन ज्यादा, जिंदगी दिमाग में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, तुम सब इलाज बंद करो, एंग्जाइटी को ट्रीट करो, टेंशन को ट्रीट करो, 1 हफ्ते बाद आना। थोड़ा सा एंग्जाइटी ड्रग उन्होंने दे दी, आधी गोली, और पूरा हफ्ता माशाल्लाह उसका स्कूल से गुजरा, वो डिजॉल्व होना शुरू किया। क्यों? कि वही केमिकल्स जो लड़ रहे थे वो टेंशन से एग्रीवेट होकर उन्होंने वो लीजन्स बना दिए। तो स्ट्रेस इटसेल्फ इज अ कॉज फॉर सो मेनी डिजीजेस। पुअर इनकम हाउसहोल्ड, पुअर लाइफस्टाइल, हम डबल काम कर रहे हैं, अपनी हिम्मत से ज्यादा काम कर रहे हैं। लाइफस्टाइल हमारा खराब है, खाने पीने का वक्त सही नहीं है, पानी हम नहीं पी सके कि बाथरूम जाना पड़ जाए जॉब पे। अब तो कोविड ने मुसीबत डाला। तो और ये तमाम चीजें वो हैं जो हमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को नेगेटिवली एड्रेस कर रही है, और हमें उसका अंदाजा तक नहीं। हमारी आदत है, क्या आदत है? नींद नहीं आ रही, लाइफस्टाइल, कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक कॉमन क्यों हो रहे हैं? इसीलिए कि ये सब कॉम्पीट कर रहे हैं आपकी हेल्थ के साथ। न सिर्फ हेल्थ के साथ, हम उस फास्ट ग्रोथ ऑफ सोसाइटी डेवलपमेंट को भी फेस कर रहे हैं, जहाँ हम कोप अप नहीं कर पाते रिक्वायरमेंट को। आधी रोटी पहले हमें काफी होती थी, हमें बर्गर चाहिए। आधी रोटी अगर 10 रुपए की, 5 रुपए की पड़ती, तो हम 1,000 रुपए का बर्गर के लिए क्यों जाए भाई? तो हमारी सोच, हमारी रिक्वायरमेंट और ख्वाहिशात और जरूरियात का जो फर्क है ना, वो खत्म होता जा रहा है। मेरी बहुत बारीक सी लकीर है, उसमें तायुश का लफ्ज इस्तेमाल करना मैं नहीं मुनासिब समझती, लेकिन जिसके पास है वो करे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर एक रोटी से ज्यादा मेरे पेट में जगह नहीं है तो मुझे वो दूसरी रोटी अल्लाह ने मेरी मेज पर किसी और के लिए दी थी। एक जोड़े कपड़े से ज्यादा तो तुम नहीं पहन सकते ना, ढाई गज जमीन से ज्यादा तुम्हारी गुंजाइश नहीं है। तुम्हें परेशानी किस बात की है? मौत तो अपने वक्त पे आएगी, जमा करने को मना किया। ये जब तक तवक्कुल और सब्र नहीं आएगा ना, हमारी बॉडी इसी तरह तकलीफ में रहेगी, और वी आर पेइंग अ प्राइस फॉर इट। इसकी प्राइस में हमें सेहत, दिमाग, दिल, साइकी, कल्चरल, सोशल, बिहेवियरल बेनिफिट्स का हम नुकसान कर जाते हैं। अब हेल्थ की तरफ आते हैं तो हमें न्यूट्रिशन की बात, बिल्डिंग के लिए
اور اس کے لیے پسینہ اس کو آ ہی نہیں رہا, باتھ روم ایک دفعہ گیا ہے, اس کی باڈی کنزرو کر رہی ہے. تو جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے آپ کی نیڈ بنتی ہے. اور ہمیں کیسے پتا چلے گا جب ہماری باڈی ہمارے ارادے کا ساتھ نہیں دیتی. جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہم کر نہیں پاتے, میں اٹھنا چاہوں اور اٹھ نہ پاؤں, صبح میں کھڑی ہوں تو پیر میں درد ہو, تھوڑی دیر ٹھیک ہو جائے, میں تو بول جاؤں کہیں یہ کیوں ہوا, اس کے پیچھے جاننا چاہیے نا, اس کی پریونشن کرنا پڑے گا. آپ بیچ میں بات کرتے کرتے سو جاتے ہو, یا آپ سونا چاہ رہے ہو اور سو نہیں پا رہے ہو, یا آپ اپنی انرجی کو کنزیوم نہیں کر پا رہے, یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. یہاں پر آپ نہیں سمجھ رہے اس کو بیماری, یہ ایک بیماری کی ابتدا ہے. These are all the signs of energy decline, کہ آپ کی باڈی کہیں نہ کہیں تھک رہی ہے. اور یہ تھکن کو ہم زیرو لیول پہ کر دیتے ہیں کہ جی بھاگ جاؤ, جب بخار ہوگا, جب پیٹ میں درد ہوگا, الٹی دست ہوگی, جب جائیں گے ڈاکٹر. یہ خود آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گی اپنی نیوٹریشن. آسک یورسیلف, کیا کبھی ہوا ہے آپ میں سے یہ سب کچھ؟ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی یہاں بندہ ایسا ہے جس میں سے ایک بات تو ہوئی ہوگی کسی نے, خاص طور پہ نیند کے حوالے سے, تھکن کے حوالے سے. مزدوری کر کے آئے آپ, 8 گھنٹے نیند سوئے, صبح آپ کو پھر اٹھ کے جانا ہے. ایک دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 5-6 دن آپ کی ہمت ہی نہیں ہوگی جانے. ایک وقت آئے گا یو بریک. اور یہ ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جو ویری پنکچوئل, ویری ویجیلنٹ پیپل, 10 days later they take 1 day off because they are unable to go. 10 دن کام کریں گے, ایک دن تو بالکل یہ ہوتا ہے. تو یہ decline of energy is the first sign of your sickness. So one of the most effective solution of all these problems is this one. تو ہم بینیفٹس پہ بات اس وقت کریں گے جب ہمیں ضرورت پتہ چلے, ہماری ضرورت کیا ہے اور ہمیں کیوں چاہیے بینیفٹ. بھائی میں میڈیسن لے لوں گی نا. ایک ساتھ تم نے مجھ سے کہا ڈاکٹر کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی, اتنے قیمتی چیزیں نئی چیزیں دیتی رہتی ہیں, ڈاکٹر کو بھی فیس دوں, ٹیسٹ بھی کراؤں, اوپر سے یہ بھی لوں. میں نے کہا تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی نا, اس وقت تک تم یو ٹرن کری ہو, اب تم اسی دوسری طرف جا رہی ہو. جب یہ لوگی تو ڈاکٹر کے پاس انشاءاللہ جانا ہی نہیں پڑے گا, اس لیے کہ یو ہیو educated your own doctor inside. You're trying to prevent this. اور یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو 6 سے 8 مہینے یا سال بھر جنہوں نے ڈیکسن کے پروڈکٹ استعمال کیے, ان کو فرق پتا چلے گا کہ جب ان کے ارد گرد میں وائرس تھا, ان کے ارد گرد میں پانی میں خرابی تھی, کھانا خراب تھا, ان کو کچھ نہیں ہوا, باقی لوگ سب بیمار پڑے ہوئے. تب پتہ چلتی ہے اہمیت ڈیکسن. I claim it very wholeheartedly. میں کھڑے ہو کے دنیا کے سامنے کلیم کر سکتی ہوں کہ I am a living example of all this. میرے گھر کے اندر فوڈ پوائزننگ ہوئی 10 لوگوں کو, مہمان سب آئے ہوئے تھے. ایک جو میٹھا تھا اس میں کچھ خرابی تھی, گرمی کا تھا, میں آخر میں کچھ گھنٹے کا پھر نہیں کیا, ہمیں کچھ نہیں ہوا. 8 لوگوں کو کچھ نہیں ہوا, باقی ریسٹ آف all the guests had food poisoning. کیوں؟ یہ 8 لوگ وہ تھے جو ریگولر کنزیومر آف دس فوڈ, ریگولر کنزیومر. تو دیٹس اے بلیسنگ فرام اللہ کہ اگر آپ کو اتنی قوت اور اتنی ڈٹرمنیشن سیلس کو دے دی ہم نے, دے کین ریکگنائز یہ غلط ہے, اس کو بھی مارو, کل تک کے لیے نہیں چھوڑوں. تو پہلے سے کیسے پتا چلے گا؟ پوائزن تو کبھی بھی آ جائے گا نا. اگر گھر میں آپ کے پاس رائفل ہے تو آپ چلا تو سکو گے نا. اگر چور آیا اور آپ رائفل خریدنے جا رہے ہیں, گئے آپ کام سے, صحیح کہہ رہی ہوں نا, یہ کوئی بڑی کہانی. تو لیٹس ڈو اٹ. ہمارے جو بابا ہے ڈیکسن, ڈاکٹر لن سٹی, راؤنڈ آف اپلاز فار ڈاکٹر لن. ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جانورما جو کہ ہمارا سب سے بڑا پروڈکٹ ہے, وہ ڈیزیز کو ٹریٹ نہیں کرتا, وہ آپ کی باڈی کو ٹریٹ کرتا ہے, اور آپ کی باڈی نیچرلی آپ کی ڈیفینس میں جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ پروڈکٹ ہمارے پاس جو پروڈکٹس ہیں جو نئے آنے والے ہیں, کتنے لوگ نئے ہیں آج؟ بسم اللہ, ویلکم ابورڈ ٹو اے ہیلتھی آؤٹ کم انشاءاللہ ان فیوچر فار یو. تو جو ہمارے پاس میجر پلرز آف ڈیکسن ہیں, ان میں گانوڈرما, ان میں ہمارے اسپرولینا, مورنزی, کارڈیسیپس اینڈ مائن. یہ ہے پاور پیک. اس میں سے کوئی بھی چیز کسی دوسری چیز سے کم نہیں ہے. اپنے اگر میں انگوٹھا کاٹ دوں, سب سے زیادہ انشورنس پیسہ اس کا دیتی ہے, پتا ہے تو فانوکی والا, ہم لگانے والے. ناٹ اونلی دیٹ, اس کے بغیر یہ بیکار ہے. کوئی بھی کام انسان بغیر انگوٹھے کے نہیں کر سکتا, چاہے تو کسی کو ٹھیکا ہی نہ دے. اس کے بغیر گرفت نہیں, اس کے بعد لکھائی نہیں,
कोई काम नहीं, किसी भी आप देखिए आर्टिफिशियल एनेस्थीसिया होता है ना, दूसरा आदमी हाँ ये बाप है सबका उंगलियों को तो बाप इसकी है। अपनी इम्पोर्टेंस। दूसरा स्पिरुलिना, ये हो गया आपका गैनोडर्मा। स्पिरुलिना, इससे आप सारे काम कर सकते हैं, लिखोगे, पढ़ोगे, खाओगे, कंगा करोगे, कुंडली खोलोगे। दो काकी हमारी बहन मेरा है ना, बावलपुर में हमारी एक बहन है जिनकी अकल में कुदरती तौर पर उनकी उंगलियां कम हैं, तो वो इन दो उंगलियों से सारे काम करके बताती है। ठीक है, तो वाइटल ये, तो वाइटल गैनोडर्मा स्पिरुलिना। फिर आ गया आपका इससे रिलेटेड है, हाँ, इसके साथ चलेगा तो दर्द है। फिर आ गया किसी किसी को कॉर्टिसोल, फिर आ गया पावर। अब मुंह तोड़ के किसी को भी तोड़ देंगे हम, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कैंसर हो, कुछ भी अब भाग जाए। सही, ये वो चीज है जिसको हमें समझना है। तो गैनोडर्मा क्या करता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, आप सब जानते हैं इस बारे में। डिटॉक्स करता है, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत बड़े बड़े नाम है, हाँ, वो हजारों प्रेजेंटेशन मौजूद है इसका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इम्यूनो मॉड्यूलेशन, कुव्वत मुदाफियत को किस तरीके से बॉडी को इस्तेमाल करना है, कहाँ इम्यूनिटी चाहिए, कहाँ इम्यूनिटी नहीं चाहिए। मसलन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी फॉरेन बॉडी है मानते हो, बाहर से आधा अब्बा आधा अम्मा। अम्मा के क्रोमोसोम्स को बॉडी ने जो समझ लिया कि ये तो मेरी चीज है, मेरा ही साइज है, लेकिन डैड के क्रोमोसोम को उसने कहा सानू, वही वाली बात है कि मुझे तो नहीं पता ये क्रोमोसोम कहाँ से आ गए, उसको पुश करके किसी में एबॉर्शन होते हैं, बॉडी उसको रिजेक्ट करती है। इस तरह कोई भी ग्राफ्ट आप लगाते हो, कॉर्निया, लिवर, यानी हार्ट, कोई भी ट्रांसप्लांट करते हो किसी और का, आपने सुना है ना, रिजेक्ट होता है कभी कभी, कभी एक्सेप्ट होता है। तो क्या करती है कुदरत के इम्यूनिटी को, कुव्वत मुदाफियत को प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के बाद चेंज करती है ताकि वो इस फॉरेन बॉडी को धक्का न दे सके। तो वहां पे इम्यूनो मॉड्यूलेशन, जहां इम्यूनिटी चाहिए, जहां नहीं चाहिए, गैनोडर्मा डिसाइड करता है। अगर आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में गए, इंडस्ट्री में चले गए, वहां पॉल्यूशन है और अब आपको नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, गैनोडर्मा आपके लंग्स को इम्यूनाइज करेगा, कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं होने देगा, और फिर वो मास्ट सेल्स जो हिस्टामिन रिलीज कर रहे हैं, साइटोकाइन रिलीज कर रहे हैं, वो उनको भेजेगा, जाओ जी अब कोई खतरा आने वाला है। इसलिए हम खांसना शुरू कर देंगे, रिफ्लेक्स, खांसेंगे, सारा बलगम आपको वो डिटॉक्स कर रहा है। इसीलिए जो लोग कभी कभी रिफ्लेक्शंस होते हैं, उनको खांसी होती है, पसीना ज्यादा आता है, क्योंकि इट्स अ साइन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। तो डोंट वरी कि अगर कोई प्रोडक्ट लेने के बाद आपको गर्मी लग रही है या आपको पसीना ज्यादा आ रहा है, दिस इज a reaction of the body towards that strong immunity, strong immunization. जिस तरह वैक्सीन के बाद बुखार आता, अभी लोगों ने लगाई है वैक्सीन, 3 दिन 4 दिन तब बीमार, बिल्कुल इसी तरह इन प्रोडक्ट से आप वैक्सीन लेंगे। ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात, जो बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है वो ब्लड वेसल, उन ब्लड वेसल्स के ऊपर गैनोडर्मा काम करता है, डायरेक्ट करेगा, प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर वालों को फायदा होगा। डायरेक्ट करेगा, टिश्यू को ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, ऑक्सीजन की कमी के शिकार लोगों को फायदा हो गया। कौन सी ऑक्सीजन की कमी? एनीमिया, अस्थमा, लंग डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, वैस्कुलर डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, स्किन कंडीशन, ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन माइक्रो सर्कुलेशन। और माइक्रो सर्कुलेशन का बेताज बादशाह गैनोडर्मा और दूसरा बादशाह बॉडी सेल्स। ये दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी बारीक बारीक रगों को खोलते हैं, ऑक्सीजनेशन को बेहतर करते हैं, पावर ऑफ द मसल को बढ़ाते हैं, ऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यूज को बढ़ाते हैं, और इसी तरह वायबिलिटी ऑफ द सेल्स, जिंदगी, सेल्स की जिंदगी ऑक्सीजन और ग्लूकोज पर है। वो कैसे जाते हैं? वो ब्लड के जरिए, ब्लड सप्लाई ठीक नहीं होगी तो कहाँ की जिंदगी, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, खाना कैसे जाएगा उन टिश्यूज को? तो तमाम वैस्कुलर सिस्टम को अगर आपको सेहतमंद रखना है तो इन दो चीजों को कभी ना छोड़ें। कॉर्टिसोल्स, अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं, खुदा न खास्ता किडनी के पेशेंट हैं, या खुदा न खास्ता आपको कॉम्प्रोमाइज है, वे इतना दुबले हैं, तो ऑब्वियसली यू नीड मोर ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको डबल डोज में खाना पड़ेगा, इसलिए कि आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा, हजम ज्यादा, जितनी ज्यादा जरूरत उतनी ज्यादा आपकी डिमांड। ठीक है, और उस डिमांड के लिए आपकी बॉडी खुद फैसला करती है। मैंने गैनोडर्मा खाया आधा चमचा, उनके मजीरा, मैंने 4 चमचे कर लिया, मैं तो दूसरे दिन खड़ी होगी। मुझे पता है कि मुझे 4 चमचे
गैनोडर्मा पे फायदा हुआ. अब मैं ठीक हो गई, कोई प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई, मैं वापस मेंटेनेंस डोज पे आ गई. उसको करा गई, कभी छोड़ दिया कभी ले लिया. कोई पिस्तौल लेके थोड़ी बैठा आपके ऊपर कि आपको खाना ही गैनोडर्मा जरूरी. जब डॉक्टर ने कहा मार दूंगा अगर नहीं खाया गैनोडर्मा, ऐसा तो नहीं है ना. तो दिस इज योर ओन बॉडी फॉर विच यू हैव टू टेक केयर. मतलब ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो मैं बार बार कहती हूँ. इंश्योरेंस के लिए आप प्रीमियम देते हो और वो प्रीमियम आपकी औलाद को मिलता है फायदा मरने के बाद. ये वो पॉलिसी है जो आप खुद कैश करते हो. ठीक है. तो ये तमाम इफेक्ट्स हैं जनरलाइज इम्यूनिटी, जो कि वैक्सीन की तरह इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बच्चों को इम्यूनाइज करने के लिए, बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है, इसीलिए उनको वैक्सीन दी जाती है. तो इसीलिए बच्चों में भी गैनोडर्मा की उतनी ही जरूरत है. फिर इम्यूनोमॉड्यूलेटर मैंने आपको बताया किस तरीके से वो इफेक्ट करता है. तमाम सेल ओरिएंटेड और तो ये वो केमिकल्स हैं. अब इसमें एक नाम है इंटरफेरॉन और साथ में इंटरफेरॉन वो केमिकल है जो कि वायरस के खिलाफ आपके जिस्म में अल्लाह ने दिया. इसका एक इंजेक्शन आज से 10 साल पहले 12 या 15,000 का आता था और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स को लगता था 3 महीने. आपकी बॉडी में नहीं होता, ये ज्यादा आएगा आपकी ग़िज़ा से. और कौन सी ऐसी ग़िज़ा आप बैठेंगे ढूंढने के लिए जिसमें इंटरफेरॉन है? आपको घर बैठे मिल रहा है. बाय वन गेट 400 थिंग्स फ्री. नहीं देखा ऐसी सेल, बाय वन गेट 400 थिंग्स फ्री. तो ये वो तमाम चीजें हाईएस्ट इफेक्ट के साथ इंटरल्यूकिन 1 और 2 इंटरफेरॉन, ये वो केमिकल्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी पे जिस पर डिपेंडेंट है इम्यूनिटी गैनोडर्मा में. अच्छा. और साथ में इसके अंदर जो सेल मीडिएटेड ब्लड से आने वाले सेल्स जो इम्यूनिटी दे रहे हैं और जो टिश्यूज से आने वाले केमिकल्स हैं ये वो हैं. तो ये जनरलाइज्ड एक पूरा एजेंट है. देखिए एक होता है इंटेलिजेंस, एक होता है रेंजर्स, एक होता है सुपरिटेंडेंट्स, कुछ सुपरवाइजर्स होते हैं. इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ प्रोवाइडर्स हैं, कुछ वर्कर्स हैं, कुछ सुपरिटेंडेंट्स हैं. वो ब्रेन आते हैं और उस ब्रेन को डिक्टेट कौन करेगा? आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट. अगर आपकी ग़िज़ा में वो चीजें मौजूद हैं तो ये काम करेंगे. आपकी ग़िज़ा में नहीं है तो कौन बचाएगा आपको वायरस से? इसीलिए कहते हैं लेट फूड बी योर मेडिसिन. जिस्म बॉडी में ताकत होगी तो हर चीज से लड़ सकेंगे. इसी को हम कुव्वतें बता सकते हैं. ठीक है. इसी तरह इसके अंदर अब आइए, हो गया हमला, फायर हो गया, ब्लास्ट हो गया, डिजीज हो गई. अब क्या करेंगे? बॉडी के अंदर रिपेयरिंग सेल्स होने चाहिए. वो रिपेयरिंग कैपेसिटी भी करनी, रिपेयर करेगा, इम्प्रूव करेगा, रीजनरेट करेगा, ऑर्गन फंक्शन को रिस्टेन करेगा. ऑर्गन खराब होने के बावजूद अपना काम करता रहेगा अगर ये आपके जिस्म सही. इसके साथ अल्टीमेट इफेक्ट ये है कि सबसे ज्यादा एजिंग प्रोसेस में एंटी एजिंग. ठीक है. तो ये तमाम वो फैक्टर हैं जो जनरलाइज्ड बॉडी में जब बात करते हैं होलिस्टिकली तो एक एक सेल के ऊपर काम करते हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो आजकल का किलर मैकेनिज्म है कि हर सेल में एक फ्री रेडिकल रिलीज हो रहा है जो आपको बीमारी की तरफ ले जा रहा है. पावरफुल एडाप्टेशन, जैसा देश वैसा बेस, जैसा प्रॉब्लम वैसा हल. ठीक है. अब तुम आए नॉर्थ पोल पे जाओगे तो पहनोगे ना ज्यादा कपड़े, सीपी में जाओगे तो कपड़े उतार दोगे. सही. तो जैसा देश वैसा बेस. अगर मेरी शुगर बढ़ी हुई है, कौन सी दवा ऐसी है जो बढ़ी हुई शुगर को कम करे? सिर्फ शुगर की दवा. लेकिन वही दवा शुगर बढ़ा तो नहीं, वो कम तो नहीं कर सकती. एक बढ़ाने वाली दवा को अब कम करने वाली दवा तो नहीं बढ़ा सकते. वो दवाएं हैं. ये क्या करता है? जैसी जरूरत. अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो उसको कम करेगा और अगर कम है तो तोड़फोड़ शुरू कर देगा. लाओ जी मुझे जमाशुदा शुगर दो बॉडी में से. खुद पावरफुल मॉड्यूलेट. ठीक है. इसी तरह अडैप्ट करता है तो वो प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ भी होती है उससे और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज भी. दोनों चीजों में इफेक्टिव है. प्लेटलेट, हम लोग कहते हैं भाई प्लेटलेट ज्यादा हो गई, खून जमना शुरू हो गया, हार्ट अटैक हो जाएगा. तो ब्यूटीफुल थिनर ऑफ द ब्लड जो लोग ऋषि इस्तेमाल करते हैं उनकी कार्डियोवास्कुलर स्टेटस बेहतर है. इसीलिए कॉरोनरी हार्ट डिजीज कम है. ठीक है. और खासतौर पर कार्डियक पेशेंट्स के लिए तो बहुत. ऋषि में गैनोडर्मा होता है. ऋषि इज गैनोडर्मा. गैनोडर्मा साइंटिफिक नेम है. ऋषि इसका जापानीज नेम है. लिंजी इसका चाइनीज नेम है.
क्योंगजी इसका कोरियन नेम है, और मिरेकुलस मशरूम के नाम से मुख्तलिफ किताबों में लिखा है, 24 नाम है इसके। अच्छा हर मुल्क में जहाँ ये पाया गया उन्होंने अपना नाम दे दिया, लेकिन साइंस के इंतजाम में इसका नाम गैनोडर्मा यूज्ड है, साइंसदान इसे गैनोडर्मा। ठीक हो गया। पूरी ऑर्गन्स की जमानत, विजुअलाइजेशन की जमानत, स्ट्रेस खत्म करता है, पावरफुल एंटी स्ट्रेस केमिकल्स से। अब स्ट्रेस दिमागी जो टेंशन है वो कितनी तरह की हो सकती है। मेरे पास तो 13 मिसालें, पैसे का स्ट्रेस, सेहत का स्ट्रेस, सास का स्ट्रेस, शौहर का स्ट्रेस, बीवी का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, फिर बॉस का स्ट्रेस, ट्रैफिक का स्ट्रेस, गर्मी का स्ट्रेस, राइट, लाइट का स्ट्रेस, बिल का स्ट्रेस, ठीक है, बदतमीज बच्चों का स्ट्रेस। तुम नाम लो, मैं स्ट्रेस और बढ़ाती हूँ। कौन सा लम्हा जिंदगी का ऐसा नहीं है जो हम स्ट्रेस जानबूझ के लड़ रहे होते हैं। हम लोग लड़ने की वजह भी नहीं होती। जरा ठंडे दिल से सोचो, हमने क्या कहा, ओ ये तो नहीं कहना चाहिए था मुझे, क्यों, मेरा थ्रेशोल्ड कम हो गया टेंशन से, बर्दाश्त कम हो गया, ब्लड प्रेशर शूट कर गया, मैं तो पागल हो गई, जो बात मुझे वैसे बुरी लगती है बुरी लगने लगी। साइन ऑफ सिकनेस, अनस्टेबल पर्सनैलिटी। तो ये वो चीजें हैं कि जिसमें हम फिजिकल स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जहाँ केमिकल्स को हमें पॉइजन कर रहे हैं, जहाँ पर हमारी नॉन मूवमेंट पॉइजन कर रही है, ये वो चीजें, तो उसको भी एंटी स्ट्रेस हर्ब कहा जाता है, क्योंकि हर तरह के स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करता है। मल्टीपल बेनिफिट इफेक्ट्स हैं, थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स हैं, इसी वजह से बीमारी से बचते हैं। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर हुई, जब आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप एक अच्छे इंसान होंगे। कहीं ना कहीं एक खराब आदमी की सेहत खराब, वो मजबूर है उस करने में, क्योंकि उसकी बॉडी इस पर इरादों का साथ नहीं देगी। अगर उसकी कुव्वत मुदाफ़त, कुव्वत इरादी मजबूत होती तो वो लड़ता उस चीज से, ना ये कि दूसरों को लड़ा, तो वो कहीं ना कहीं जहनी बीमारी की तरफ जाती है बात। और जहनी बीमारी उसी में होती है जिसकी जिस्मानी बीमारी उसको पता नहीं होता। तो कामिंग इफेक्ट, आप ऋषि कॉफी पिए, इतना रिलैक्स हो गया, ट्राई इट। टेंशन हो, आप किसी से बात ना करें, 2 रकात नफल पढ़े, अल्लाह में ऐसे माफी मांगे और एक कॉफी, ठीक है, वो शिफा मिलेगी आपको। ये मेरा जाती तजुर्बा है, खासतौर पर जब आप अकेले हैं, जब आपके पास कोई इलाज नहीं है, ना पास वक्त है, ना पैसा है, ना डॉक्टर है, ना डॉक्टर की जानकारी है कि मैं जाऊं किस डॉक्टर के पास। ये भी तो बड़ा मसला है। एक जमाना आएगा कि एक नाक का दूसरा डॉक्टर होगा, एक नाक का दूसरा डॉक्टर होगा, डॉक्टर्स के भी अलग अलग हो जाएंगे, जब आई स्पेशलिस्ट अलग अलग हो जाएंगे, दांतों के 4 किस्म के डॉक्टर होंगे, ठीक है। तो ये इतना सुपर स्पेशलाइजेशन का दौर है, और जितना सुपर बड़ा स्पेशलिस्ट उतनी बड़ी फीस। 10 दफा सोचोगे जाने के लिए तो थोड़ा खर्च कर लो ना, क्या मुश्किल है, सही नहीं? सही। तो ये बॉडी को साफ करना, उसको रेजिस्टेंट करना, सर्कुलेशन बेहतर करना, बैलेंस करना हर सेल को, और उसके साथ फिर आपकी पूरी सेल्स की एक्टिविटी को इम्प्रोवाइज करना, रीजनरेट करना, रिपेयर करना, एजिंग के खिलाफ लड़ना। अब अगर मैं माशाल्लाह कल मैं 64 इयर्स की हो जाऊंगी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं पैदा होने वाली हूँ, ठीक है, 64 की हो जाऊंगी कल, लेकिन मैं 16 साल 1000 महीने की हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बॉडी के एजिंग इफेक्ट से लड़ लिया। मैं आपके पास खड़ी हूँ, सुबह से मैं काम कर रही हूँ, बट ये वो चीजें हैं जो कि आप एक आम 60s वाले रिटायर्ड प्रोफेशनल से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक है। कोई मैं तुरंत खानी हूँ, मैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर, तो लेट्स गो अराउंड